नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी CDP की नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज हम CDP के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि CDP के साथ साथ पेडागॉजी में ज़्यादा आता है। ये किस में आता है? पेडागॉजी का टॉपिक है। समझ लीजिए पेडागॉजी क्या। पेडागॉजी जो दो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें जो जो मैथ में भी 15 नंबर का तो न्यूमेरिकल आता है, 15 नंबर का पेडागॉजी आता है। और हिंदी और इंग्लिश आमतौर पे, हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश, यही तीन विषय आमतौर पे लोग चुनते हैं। इन्हीं तीनों में से दो चुनते हैं। उनमें से 15 नंबर तो पैसेज आ जाता है, 15 नंबर जो बचता है वो पेडागॉजी होता है। और उस पेडागॉजी में 2 से 3 नंबर में यही प्रश्न आता है। 2 से 3 नंबर का यह टॉपिक बन जाता है भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम। भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं भाषा अर्जन अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार हर से ही भाषा को सीखता है। वह दूसरों को अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिए, भाषा अर्जन कैसी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जहाँ पैदा हुआ है तो वहाँ अपने आसपास के वातावरण से, परिवार से, अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है वो भाषा अर्जन कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं तो आप खड़ी हिंदी बोली बोल रहे हैं। आप पंजाब में पैदा हुए हैं तो आप पंजाबी बोल रहे हैं। या फिर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पैदा हुए हैं तो आप इंग्लिश बोल रहे हैं। आप किसी, मान लीजिए किसी और कंट्री के, किसी और देश में बोल रहे हैं तो आप वहाँ की भाषा बोलेंगे। तो ये क्या है? ये भाषा अर्जन है। तो ये जो भाषा होती है वो अर्जन होती है। कोई सिखा के तो आता नहीं है। आप बताइए, एक 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा जो होता है वो डायरेक्ट इंडिया में है तो वो हिंदी बोलने लगेगा। बाहर है, USA में है तो इंग्लिश सीख जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो USA वाला बच्चा इंग्लिश को ग्रामर पढ़ता है पहले फिर बोलना सीखता है। नहीं, ये क्या होता है, इसके अंतर्गत हम आसपास के वातावरण, समाज, परिवार, माता पिता आदि से सीखते हैं। और इसका क्या होता है, दूसरों के अनुकरण करके ही सीखा जाता है इसमें। तो जो पहली लैंग्वेज हमारी होती है उसका हम क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमें कोई औपचारिक साधन अर्थात कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, कोई टीचर हायर करने की आवश्यकता नहीं होती कि आप टीचर हायर करिए तब बच्चा बोलना सीखेगा। जो पहली भाषा बच्चा बोलना सीखता है वो माता पिता और परिवार तथा वातावरण से अनुकरण करके ही सीखता है, उसका कॉपी करके ही सीखता है। तो इसलिए इसका कोई औपचारिक साधन नहीं है और ना ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। और जो बच्चा यह सीखता है, जो भाषा अर्जन होता है, उसमें क्या होता है कि आमतौर पर मातृभाषा ही आप अर्जित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए पैदा हुए उत्तर प्रदेश में तो ऐसा ही नहीं हो ही नहीं सकता कि आप तमिल बोलने लगें। ऐसा कभी नहीं होगा। आमतौर पर इसे हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही कहते हैं, क्योंकि जो बच्चा भाषा अर्जन करता है, जो पहली भाषा सीखता है, वो मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा ही होती है। आमतौर पे ऐसा ही वो देखा गया है। तो एक बार और देख लेते हैं भाषा अर्जन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार, माता पिता से भाषा को सीखता है। यह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। क्या? भाषा अर्जन। अधिगम दूसरी चीज़ है। अधिगम में औपचारिक साधन की आवश्यकता होती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता या सबके साथ होती है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। कोई औपचारिक साधन जैसे कि बुक्स, लाइब्रेरी, टीचर आदि की आवश्यकता नहीं होती। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। तो जो भाषा अर्जन होता है, आमतौर पे जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, वही आप सीखते हैं भाषा अर्जन में, वही होता है भाषा अर्जन। इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उसको चलिए देख लेते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। तो बहुत आराम से और स्वाभाविक है कि यह होना निश्चित है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें कभी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है कि व्याकरण रहित होती है, व्याकरण की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो भाषा सीख रहे हैं उसमें पहले आप व्याकरण का ज्ञान लेंगे तब आप जानेंगे, नहीं, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती ही नहीं है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। भाषा अर्जन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है तत्व, वो परिवार होता है और समाज होता है। आपका परिवार जैसा होगा, आपका भाषा अर्जन उसी अच्छे ढंग से होगा। भाषा के जो गुणवत्ता होती है उसमें भी परिवार और समाज का ही फर्क होता है, क्योंकि भाषा अर्जन तो कर लेगा बच्चा, लेकिन अगर आपकी भाषा में अराजक तत्व भी ज़्यादा हैं, अगर आपके आसपास की जो बोली है उसमें अराजक तत्व ज़्यादा है तो बच्चा उसका भी
बहुत जल्दी सीख लेता है, अनुकरण कर लेता है। तो इसलिए भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण सबसे कौन होता है? परिवार और समाज होता है। अब भाषा अधिगम देख लेते हैं। अगला बिंदु है भाषा अधिगम। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना, अर्थात लर्निंग। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? लर्निंग होता है। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, और यह जो अधिगम होता है वह जीवन भर चलता रहता है, मतलब हम जीवन भर सीखते रहते हैं। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, और औपचारिक साधन जैसे बुक्स, लाइब्रेरी, टीचर्स और भी चीज़ें, हम जो यूट्यूब या जो भी चीज़ देख रहे हैं, तो ये औपचारिक साधन हो गए ना, और इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम जो भाषा सीखते हैं उसमें नियम होते हैं कुछ, और उसका हम व्याकरण पढ़ते हैं, उसका हम व्याकरण भी पढ़ते हैं। तो ये जो सेकेंड लैंग्वेज हम सीखते हैं वो यही होती है। जैसे आप मान लीजिए आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो जाएगी? खड़ी हिंदी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। आप पंजाब में पैदा हुए पंजाबी, असम में पैदा हुए तो असमिया हो जाएगी। ये तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो आप बचपन में तो आप यहीं से पढ़ना चाहिए। ये NCTE भी कहता है बचपन में आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा से ही पढ़ना चाहिए, जो प्राथमिक क्लासेस होती हैं। उसके बाद आप सेकेंड लैंग्वेज में जाएंगे, तो आप जाते हैं, देखिएगा आप इंग्लिश में सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं ना। तो इंग्लिश क्या है? सेकेंड लैंग्वेज है। इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। अब इंग्लिश हमें डायरेक्ट तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन माइंड में हमारी कोई ऐसे मंत्र डाल देता है और हम इंग्लिश सीख जाते हैं, नहीं। उसके लिए बुक्स आती हैं, उसके लिए टीचर्स होते हैं, उसके लिए लाइब्रेरी होती है, और उसके बाकायदे नियम हमें बताए जाते हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। उसके वोकैब्स हमें पढ़ाई जाती हैं, और औपचारिक साधन के साथ साथ उसके व्याकरण को भी हमें पढ़ाया जाता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं उसमें नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, और यह जीवन भर चलती रहती है। भाषा अधिगम नहीं, अधिगम के स्वरूप में बताया गया है। अधिगम जीवन भर चलता है, और इसमें हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं। आगे भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते थे। इसमें हम भाषा के नियम पहले सीखेंगे कि भाषा के नियम है क्या। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। इसमें जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके द्वारा ही हम भाषा अधिगम को कर सकते हैं। भाषा अर्जन जो है उसमें कोई औपचारिक साधन कुछ नहीं होता, उसको हम अपने परिवार समाज के द्वारा ही सीख लेते हैं। लेकिन औपचारिक शिक्षा अर्थात विद्यालय में, ऐसी संस्थानों में औपचारिक शिक्षा होती है ना, तो उसी के द्वारा ही हम भाषा अधिगम को कर सकते हैं। यह विद्यालय से प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, अर्जन में प्रयास नहीं करना पड़ता। अर्जन में बच्चा सुनते सुनते ही उसका अनुकरण करने लगता है। शुरू में थोड़ा गलत करेगा, शुरू में 1-2 शब्द बोलता है, उसके बाद धीरे धीरे वो परफेक्ट हो जाता है। लेकिन भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और व्याकरण की आवश्यकता इसमें होती है। व्याकरण की आवश्यकता इसमें होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक आदि पद्धतियों, शिक्षण पद्धतियाँ जो होती हैं, इन सब की, ये सब क्या है? औपचारिक साधन ही तो है। तो औपचारिक साधन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अधिगम का प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को हम खत्म करेंगे। अधिगम के प्रकार। क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। मतलब जो इसमें क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। क्रियाओं का स्वरूप कैसे है, कैसे क्रियाओं की गति आपकी हो रही है, उसको जो इम्पोर्टेंस देता है वो क्रियात्मक अधिगम होता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि का माध्यम से सिखाया जाता है। तो शाब्दिक या वाचिक अधिगम में क्या होता है कि संकेतों द्वारा, चित्रों द्वारा, शब्दों या अंकों द्वारा सिखाया जाता है। आगे देखते हैं विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचारों को करके सीखता है। तो विचारात्मक अधिगम में क्या होता है? ये विचार करके सीखा जाता है। सिंपल शब्दों में अगर बताया जाए, आप जो सोचते हैं उसके द्वारा जो सीखते हैं वो विचारात्मक अधिगम होता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम में क्या होता है कि जब हम किसी संकेत को देखते हैं, किसी चित्र को देखते हैं, किसी शब्द को देखते हैं, किसी अंक को देखते हैं, या फिर कोई कुछ बोलता है जो हम सीखते हैं, किसी के सुनने से जो बोलता है हम जब सुनते हैं तो कुछ सीखते हैं, जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, तो वो शाब्दिक या वाचिक अधिगम होता है। क्रियात्मक अधिगम क्या होता है कि जिस चीज़ में क्रिया हो रही होती है और हम क्रियाओं को देखकर उसको सीख लेते हैं, तो वो क्या होता है? क्रियात्मक अधिगम होता है। जैसे कि नृत्य हो रहा है तो हम नृत्य को देखकर कॉपी करने लगते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? क्रियात्मक अधिगम आएगा। स्कूल चल रहा है, क्लास चल रही है, क्लास में जो चल रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो शाब्दिक या वाचिक अधिगम के अंतर्गत आएगा। विचारात्मक अधिगम किसके अंतर्गत आएगा? आप मान लीजिए किसी एक नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे बैठे हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो उसके बाद आपको उसके बारे में कुछ आपको जानकारी मिली, तो वो विचारात्मक अधिगम होता है। समझे? तीनों के उदाहरण से समझा दिया गया। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% वहाँ से आता है, 50% यहाँ से आता है। ये जो 2 लाइन दिए गए हैं,
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, समाज शब्द, देखिए वाइगोत्स्की का आपके एक ही ट्रिक मैंने बताया था कि समाज शब्द अगर आ जाए तो वाइगोत्स्की को टिक कर देना है। तो समाज के साथ जो अंतःक्रिया होती, संपर्क की जगह पर अगर अंतःक्रिया होता तो आप तो तुरंत पहचान लेते, लेकिन मैंने संपर्क लिखा है क्योंकि अंतःक्रिया तो आपको याद हो गया है, रट लिए हैं। तो बच्चों की भाषा जो है वो समाज के साथ जो अंतःक्रिया या संपर्क होता है उसका ही परिणाम होती है। पियाजे ने क्या कहा है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की ही भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा आसपास का परिवेश है उसके साथ अंतःक्रिया करके ही विकसित होती है भाषा। चॉम्स्की का आपको पढ़ा है, ये लेडी थ्योरी जो थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसके बारे में बताया था ना। इन्होंने क्या बताया कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं और उनके अंदर यूनिवर्सल ग्रामर होता है। तो चॉम्स्की ने ये कहा है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।